नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1133 करोड़ 67 लाख लागत की हरिया खेड़ी जल अवर्धन परियोजना का हरिया खेड़ी ग्राम में विधिवत भूमि पूजन किया। वेद मंत्रोच्चार के बीच आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और पौधारोपण भी किया और यहां महत्वाकांक्षी परियोजना 24 माह में पूर्ण की जाएगी। इसके तहत 2 नए इनटेक वेल बनाए जाएंगे। 250 MLD क्षमता के 3 आधुनिक जल शोधन संयंत्र स्थापित होंगे और 17 ओवरहेड टैंक निर्मित किए जाएंगे और 708 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 49,048 नए घरेलू जल कनेक्शन दिए जाएंगे तथा पुरानी पाइपलाइन बदली जाएगी। सिंहस्थ 2028 के दिव्य राजसी स्नान के दौरान लगभग 288 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है। इससे ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर के साथ साथ आसपास के लगभग 20 ग्रामों को भी इस योजना में शामिल किया गया है और यहां परियोजना न केवल सिंहस्थ 2028 में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी बल्कि वर्ष 2055 तक उज्जैन शहर और आसपास के क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेगी। सिंहस्थ भव्य तैयारियों के बीच इस विकास की बड़ी सौगात माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया था। उज्जैन जिले में प्रोजेक्ट स्वाध्याय के अंतर्गत विद्यार्थियों में नवाचार, आत्मनिर्भर अध्ययन एवं डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए हेतु यह पहल की गई, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तकों तक। मैं अनुरोध करता हूँ इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से प्रोजेक्ट संबोधन का शुभारंभ सिंगल क्लिक के माध्यम से यहाँ पर होने वाला है। तो पानी मिल सके, हमको पीने का पानी मिल सके, इस प्रकार पानी का काम प्रारंभ किए हैं और जो कि काम प्रारंभ भी हो गए हैं। काम बता रहा हूँ और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के सिस्टम के काम शहर के अंदर चल रहे हैं। शहर के अंदर पानी की लाइन बिछाने के काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की पूरी धरा पर कोई भी प्यासा न रहे। काम बता रहा हूँ और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के सिस्टम के काम शहर के अंदर चल रहे हैं। शहर के अंदर पानी की लाइन बिछाने के काम। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह योगी सरकार का लगातार 10वां बजट है जो अपने आप एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। पहली बार प्रदेश में किसी सरकार ने अपने कार्यकाल में 10वां बजट पेश किया है। सरकार का दावा है कि पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में विभिन्न क्षेत्रों इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के स्वर्णिम विकास की दिशा में इस बजट को अहम कदम बताया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा योगदान देना है। इस बजट में विकास योजनाओं, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार से विशेष जोर दिया गया है।
प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई कार्यक्रम को भी हम लोगों ने ई क्यूब के रूप में एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइज और एक्सीलेंस की यात्रा को जोड़ते हुए पिछले 9 वर्ष में महिला श्रम बल उत्तर प्रदेश के अंदर 13% से बढ़कर के 36% हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है, जो अभी यूनियन बजट में सी मार्ट की तर्ज पर कार्य करेगा। इसके अलावा महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड की योजना भी घोषित की गई है, जिसमें महिलाओं की आय बढ़ाने, लखपति दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, ब्याज मुक्त पूंजी उपलब्ध कराने हेतु यानी उन्हें छोटी छोटी योजनाओं के लिए ब्याज पर किसी बैंक से या किसी ऐसे व्यक्ति से उनको ब्याज न लेना पड़े जहां वह कर्ज के नीचे दबे, उसे ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और कामकाजी महिलाओं के लिए हम लोग हर जनपद स्तर पर उनके लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का विकास का निर्माण कर सकें, इस दिशा में भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए एक अन्य प्रावधान इस बजट में किया गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है वन कमिश्नरी, वन डिविजनल हेडक्वार्टर, वन स्पोर्ट्स कॉलेज, यानी 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हर एक में एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं, जो अप्रैल मई तक बनकर के तैयार हो जाएगा। उसमें सत्र प्रारंभ हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश ने 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक की भारत की प्रस्तावित दावेदारी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का युवा अच्छी संख्या में इन आयोजनों में भागीदार बन सके, इसके लिए 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर यानी डिविजनल हेडक्वार्टर पर हम लोग एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही उन्हें एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इस बजट में भी इसकी व्यवस्था की। बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं
और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया। कई मायनों में यह आज का बजट ऐतिहासिक रहा। अगर इनके ऐतिहासिक बजट के संबंध में चर्चा करें तो सबसे पहले हम आपको बताते चले कि यह पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है कि जब कोई एक सरकार का मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही शासनकाल में 10वां बजट पेश किया हो। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जो इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात है कि यह बजट 9,12,696.35 करोड़ का है, यानी कह सकते हैं कि लगभग 9,13,000 करोड़ का यह बजट रहा। इस मायने में भी ऐतिहासिक रहा कि जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि किसी भी प्रदेश या देश का जो वित्तीय घाटा है वह 30% यानी कि उसके जीडीपी से, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से 30% से कम होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने 2026-27 में यह करके दिखा दिया। पिछले 9 सालों में कोई टैक्स जनता के ऊपर अतिरिक्त नहीं लाते हुए यदि वित्तीय घाटा को कम किया गया तो निश्चित रूप से योगी सरकार की यह बजट काबिले तारीफ है। बजट में जिस तरह के प्रावधान किए गए वो भी अपने आप में एक नई दिशा उत्तर प्रदेश को देने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी रही कि उत्तर प्रदेश अब पूरे देश में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से टॉप 3 में आ गया है। इतना ही नहीं, इस बजट को अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो यह दरअसल जो प्रतिबिंब दिखता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान, कुल मिलाकर इस बजट को इन 3 धुरी पर रखा गया, यह सोचते हुए कि आने वाले समय में जो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपना योगी सरकार देख रही है उसको हम कैसे पूरा करें 2027 तक। अब 1 ट्रिलियन की इस व्यवस्था के लिए यह भी बड़ी बात निकल कर आई कि कैसे 50 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आने के लिए निवेशक तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश के मुखिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी बातें हम सबके समक्ष आ रही थी तो निश्चित रूप से यदि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को ध्यान दें तो हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो यह बजट है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को निश्चित ही उत्तम प्रदेश बनाने में कारगर साबित होगा। इस बार यानी कि 2026 के इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें चाहे युवा हो, चाहे नारी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे सड़क सुरक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं। उच्च शिक्षा में तो एक कदम आगे बढ़कर यह सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर
उच्च शिक्षा में पढ़ रही बेटियां अगर अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक हासिल करती हैं तो उनके लिए न केवल स्मार्टफोन दिया जाएगा बल्कि उनको स्कूटी भी दिया जाएगा। यह अपने आप में काबिल तारीफ है। इससे निश्चित रूप से उन बेटियों में एक जागरूकता आएगी और उनको भी लगेगा कि उनके लिए सरकार कुछ सोच रही है, जिससे कि नारियों में यानी महिलाओं में शिक्षा का स्तर पहले से ज़्यादा गुणवत्ता रूप लिए आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर अगर इस बजट की बात करें तो एक तरह से हाई पोटेंशियल वाला ये बजट है और इस बजट में सबसे ज़्यादा जिसको फोकस किया गया है वह है नए ज़माने के साथ यानी एआई डिजिटल के रूप में इस बजट को भी हम देख सकते हैं। कैसे मुख्यमंत्री ने इस बार सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान को प्रतिबिंबित करते हुए इस बजट को आगे बढ़ाया है। उसमें कैसे उन्होंने डिजिटल और एआई तकनीक के सहारे किसानों, युवाओं, नारियों और एम्प्लॉयमेंट के लिए रास्ते खोले हैं, उनके लिए सुनहरे भविष्य की एक सपना देखा है। आने वाले समय में यह बजट निश्चित ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 को लेकर जहां एक और सरकार इसे ऐतिहासिक और विकास मुक्त बता रही है, वही विपक्ष ने इस बजट पर तीखा हमला बोला है। विधानमंडल में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट को पूरी तरह विफल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बजट के जरिए प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। उनके मुताबिक सरकार ने किसानों, नौजवानों और महिलाओं को पूरी तरह निराश किया है। देखिए, अभिभाषण हो या बजट, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। ये खोखला बजट जो उन्होंने पेश किया है, जो दिशाहीन है, पूरी तरह से सरकार को, ने किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को हर तरह से निराश किया है और इसकी जवाबदेही हम सदन में तय करेंगे। मैम, कानपुर वाली घटना में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रही है? आज मैंने नियम 56 में उस विषय को लगाया। वही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इतना बड़ा बजट प्रदेश को लूटने के लिए लगाया गया है और बीजेपी के पास कोई ठोस काम नहीं है, वहाँ केवल लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा ने भी बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं की उम्मीदें तोड़ी है और आर.के. वर्मा ने सवाल उठाया कि जो युवा दिल्ली की सड़कों पर पटरी पर रोजगार कर रहा है, इससे उसे उत्तर प्रदेश में स्थायी नौकरी कब मिलेगी। यूपी बजट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है। थोड़ा नीचे करो। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट पेश हुआ है ऐसे लूटने के लिए इतना बड़ा बजट आया। इस तरीके से सर, कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले पे आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देख रहे हैं? लंबे समय से सभा भी यही चाह रही थी कि आरोपी गिरफ्तारी हो। काय में गिरफ्तारी हो मुझे नहीं जानकारी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है सर, उसका निर्माण शुरू हो गया है। देखिए, इनके पास कोई काम तो है, बस आपस में समाज को लड़ाएंगे, वर्ग को लड़ाने का काम है बस।
फहीम जो है विधायक, उनके खिलाफ भी जो है ये चल रहा है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट वो फर्जी है, उसको लेकर फिर से एक बार मामला सामने। देखिए, ये झूठा है, उसकी जांच करा ले, और जांच कराने के बाद जिस लोगों ने आरोप जो लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। क्या ये द्वेष भावना से सारी चीज हो रही है? पहले अब्दुल्ला और अब जो है केवल वो ये सब हो रही हैं। फर्जी रिपोर्ट लिखा करके समाजवादी पार्टी के लोगों को फंसाया है। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, बजट की समझ उनको नहीं है और बजट पेश होने से पहले प्रक्रिया नेगेटिव पेश करने लगते हैं, जबकि बजट समावेशी है सबके लिए। मैं आप सबके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का वह नौजवान पूछ रहा है जो गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के रोजगार पाता है, अपने परिवार का पेट पालता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है जो मुंबई की सड़कों पर जाकर के टैक्सी चलाता है, वो कह रहा है मेरी घर वापसी कब कराओगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि जो दिल्ली की सड़कों पर पटरी का व्यवसाय करता है उसको उसके प्रदेश में, उसके जिले में रोजगार कब मिलेगा, या पूछ रहा है। छात्र पूछ रहा है उसको नेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी आप कब दोगे। छात्र पूछ रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षा का छात्र है वो पूछ रहा है कि उसको नौकरियों की व्यवस्था इस बजट में क्यों नहीं की, नौकरियों का सृजन क्यों नहीं किया, भर्तियां निकालने की बात क्यों नहीं करी गई। किसान पूछ रहा है कि जब वो खाद मांगता है तो पुलिस का जवान लाठी मारता है, उसको खाद की व्यवस्था कब करोगे। तो निश्चित रूप से ये जो 9,12,000 करोड़ का जो बजट है इसमें वित्तीय अनुशासन नहीं है। इसमें एक भी एम्स या SGPGI जैसे हेल्थ के सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई सुविधा देने का काम नहीं किया गया है। कोई भी रोजगार के लिए टेक्नोलॉजी का बड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी नहीं की गई। चाहे हेल्थ हो या कोई भी हो, इस पर रिसर्च सेंटर के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के चौथे दिन सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सफाई के नाम पर महोत्सव में अश्लीलता चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अब धार्मिक स्थलों के विकास पर काम होगा और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा पर सरकार आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने यहां भी कहा कि अब सफाई महोत्सव नहीं होगा। सवाल है कुछ सर, चर्चा तो होती है, चर्चा हो रही है, चर्चा होगी। अभिभाषण शानदार था, उपलब्धियां सरकार की शानदार है। महामहिम जी ने उस उपलब्धि को सदन में रखा है और दोनों सदनों के माननीय सदस्य उस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के आधार पर कई निष्कर्ष निकलते हैं, निष्कर्ष के आधार पर निर्णय होते हैं, निर्णय के आधार पर विकास की योजनाएं बनती। विपक्ष कह रहा है कि जो बजट है वो कागजी बजट है, इसका कोई देखिए, विपक्ष चाहता है सैफई में महोत्सव के नाम पर वहां पर अश्लीलता करें, तो अब वो नहीं हो सकता है। अब प्रदेश में धार्मिक पर्यटन होगा, अन्य पर्यटक आएंगे, अब रोजगार के अवसर होंगे, इंडस्ट्रियां लगेंगी, गरीब कल्याण के लिए काम होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम होगा, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम होगा, अन्नदाताओं को संपन्न बनाने का काम होगा, लेकिन अब सैफई महोत्सव नहीं होगा। धन्यवाद। वही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट विधानसभा में पारित हुआ है। उनके मुताबिक यहां बजट देश की तरक्की और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए बेहतर साबित होगा। उधर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सत्र की कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कल से शुरू हो चुकी है और यहां चर्चा आज और कल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सदन में जवाब देंगे। सोमवार से बजट को चर्चा शुरू होगी और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है और सरकार का काम जवाब देना है। फिलहाल सदन में बजट और नीतियों को लेकर सियासी घमासान जारी है।
इतना कुछ दिया उद्योग को लेकर जो बजट आया है पीछे तो थोड़ा रहो भाई चेहरा डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश में 9वां बजट पास हुआ है 9 लाख करोड़ से ज्यादा का, ये प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए ये बजट खुशहाली का बजट है। बहुत धन्यवाद सर। राज्यपाल जी को सर अभिभाषण पे जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से चर्चा प्रारंभ होगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य नीलकंठ का उसके ऊपर रात 8 बजे तक चली। आज भी इस राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद के बाद चर्चा होगी और ये चर्चा कल तक चलेगी। कल हम आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी नीचे करो भाई मुझे बस सोमवार से बजट सर इसमें विरोध भी विपक्ष कर रहा है लगातार। विपक्ष विरोध करने के लिए ना, सरकार की तारीफ करने के लिए थोड़ी होता है। इसका काम है विरोध करना, सरकार का काम उसका जवाब देना। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होम टीवी भारत।